नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों को मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं, प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर इसमें कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, आज परत ही कहानी का अगला भाग लेके आए हैं। ऐसा मत कह अन्नू, राहुल बहुत अच्छा लड़का है, इतना बड़ा डॉक्टर है, फिर भी कितना डाउन टू अर्थ है। प्लीज़ दीदी, मुझसे उसकी वकालत मत करो। क्रोध में दंदनाती मैं बाहर आ गई। यकायक मेरे पांव जड़ हो गए। अचंभित सी रह गई थी मैं उसे वहाँ खड़े देखकर वहाँ यह कब आ गया। मेरी नज़र उससे टकरा गई। उसकी आंखों में सिमट आई दर्द ने मुझे बता दिया था। वह सब कुछ सुन रहा था। उसके बाद वह रुका नहीं और वहाँ से चला गया। उसके दिल को चोट पहुँचाकर मुझे प्रसन्न होना चाहिए था, किंतु ऐसा हुआ नहीं। मन पर एक बोझ सा महसूस होने लगा। क्यों उदास हो रही हो, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। बेमन से मैं तैयार होकर बाहर आई। सभी मेहमान आ चुके थे। दीदी और जीजू के साथ खड़ा वह सबका वेलकम कर रहा था। मेरी नज़रें बार बार उसकी ओर उठ रही थीं। उसके नज़दीक जाने का मैंने प्रयास किया, किंतु वह मुझसे अनजान बना रहा। पार्टी समाप्त हो गई। एक एक करके सभी मेहमान जाने लगे। अब तक उसकी हल्की बूंदाबांदी शुरुआत हो गई थी। जानबूझकर मैं लॉन में खड़ी भीगती रही, वह आस में कि शायद राहुल मुझे अंदर आने के लिए कहेगा, किंतु स्वयं न आकर जीजू को मुझे अंदर लेवा लाने भेज दिया। अब मुझे बेहद पछतावा हो रहा था। उसके छोटे छोटे हंसी मजाक मुझे चोट पहुंचाने के लिए तो नहीं थे, फिर भी मैंने उसका दिल दिखाया। सुबह तक मुझे बुखार हो आया। दीदी चिंतित थी। पहली बार मेरे पास आई और बीमार पड़ गई। क्या ज़रूरत थी बारिश में भीगने की। बस दीदी यूं ही मन कर रहा था, तू भी नानू अभी बच्ची ही है, कुछ भी नहीं समझती। गर्म दूध और मेडिसिन देकर वह किचन में चली गई। मैंने दूध पी लिया और मेडिसिन चुपचाप फेंक दी। बीमारी की वजह से ही सही उसे मेरे पास आना तो पड़ेगा। रात तक बुखार काफ़ी तेज हो गया। अर्धमूर्छित अवस्था में रात कैसे कटी मुझे कुछ नहीं पता। सुबह 8 बजे सोकर उठी तो दीदी चिंतित मुद्रा में पास बैठा पाया। अब कैसी है अन्नू। ठीक हूँ दीदी, जानती हूँ कल सारी रात राहुल एक मिनट के लिए भी नहीं सोया, तेरे पास बैठा, माथे पर गीली पट्टियाँ रखता रहा। मन को कुछ राहत मिली। चलो मेरी फिक्र तो है उसे। थैंक्स बोलने के बहाने से क्या उसने अपने कमरे में बुलाऊं? हाँ, यही ठीक रहेगा। दीदी आप उसे यहाँ बुला दो ना। वह सुबह 7 बजे ही हॉस्पिटल चला गया। मेरा मन रोने को हो आया। मेरी तबीयत की वजह से जीजू ने मेरी फ़्लाइट कैंसिल करवा दी। मैंने भी इनकार नहीं किया। हो सकता है मैं अपनी भूल को सुधारने का मौका मिला है, किंतु राहुल ने वह मौका मुझे नहीं दिया। सुबह 6 बजे हॉस्पिटल के लिए निकलता और देर रात लौटता। क्यों इंसान सहज ही प्राप्त सुख की कदर नहीं करता। अब उसकी एक शरारत मेरी मुस्कान के लिए तरस रही थी। 10 मिनट बाद निराशा के गर्त में डूबी मैं वापस आई। रात भर मैं सिसकती रही, पछताती रही। अपनी नादानी पर अनजाने ही मेरा मन राहुल से बंध गया था। शिद्दत से चाहने लगी थी मैं उसे, किंतु वह मुझसे दूर हो चुका था। आखिर क्यों भूल गई मैं कि हास परिहास तो जीवन का हिस्सा है, जिंदा दिली की निशानी है। इसी से जीवन में इंद्रधनुषी रंग बनते हैं और बिखरते हैं। इस सृष्टि में सिर्फ इंसान को ही ईश्वर को इस सृष्टि में सिर्फ इंसान को ही ईश्वर ने हंसने का गुण दिया। फिर क्यों नहीं उसकी छोटी छोटी शरारतों पर मुस्करा सकी। कहाँ चला गया मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर। सुबह कमरे से बाहर आई तो सुना मम्मी पापा से कह रही थी, सोचा था दोनों बहनें प्यार से एक घर में रहेंगी। इतना अच्छा लड़का, इतना बढ़िया घर परिवार मिलेगा, परंतु महारानी को के सिर पर तो लव मैरिज का भूत सवार है। यह सब आपके सिर चढ़ाने का नतीजा है। पापा खामोश रहे। मेरी रुलाई फूटने को ही हल्के हल्के ढंग से कहीं गई और मेरी बात का ऐसा पतंगड़ बन जाएगा नहीं जानती थी। मेरी उद्विग्नता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी कि हर पल राहुल का ख्याल मेरे दिमाग पे छाया था। दिन में कितनी ही बार दीदी को फ़ोन करती, आखिर कभी तो वह राहुल का जिक्र करेगी, किंतु उसकी दुनिया जहान की बातों के बीच एक बार भी उसका नाम नहीं आया। एक दिन मम्मी ने मुस्कुराते हुए न्यूज़ दी, कल शाम मीनू, रजत और राहुल आ रहे हैं।
मैं खुश हो गई। आंखों में उम्मीद की एक लौसी प्रज्वलित हुई। कोई खास बात है मम्मा? राहुल शिकागो जा रहा है। मुझे सारा घर घूमता सा लगा। निराशा के घने कोहरे ने मन को बहुत बड़ी गिरफ्त में ले लिया था। उम्मीद की लौ आंधी के थपेड़े में बुझ गई। आजीवन अपनी भूल पर पछताना ही अब मेरी नियति थी। अगले दिन ऑफिस में मन नहीं लगा। सारे दिन घड़ी पर नजर रही और जब 6 बज गए तब लगने लगा मानो शरीर की समस्त शक्ति चूक गई हूँ। कैसा जाता देख पाऊंगी मैं राहुल को अपने पास से दूर हमेशा के लिए। थकी मांदी मैं घर पहुंची तो घर में हंसी के ठहाके गूंज रहे थे। जीजू मम्मी पापा के साथ लॉन में बैठे चाय पी रहे थे और कमरे में दीदी राहुल के साथ गप्पों में मशगूल थी। सभी मुझे देखकर मुस्कुराए और स्वयं में व्यस्त हो गए। इस अपेक्षा से मेरे तन बदन में आग लगा दी। मैं कहाँ हूँ, कैसी हूँ, मुझसे किसी को कोई सरोकार नहीं। क्षोभ और पीड़ा अब असहनीय थी। भावनाओं की एक प्रचंड लहर ने मुझे दीदी और राहुल के समक्ष ला खड़ा किया। मैं बिफर पड़ी। दीदी, मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, अपनी हर बात आपसे शेयर करती हूँ और आपने मुझे बताना भी आवश्यक नहीं समझा कि राहुल शिकागो जा रहा है। किंतु अनु, राहुल जा रहा है, इससे तुझे क्या फ़र्क पड़ता है? ओ दीदी, आप जानती हो मुझे फ़र्क पड़ता है। व्यर्थ ही। और तुम आखिर समझते क्या हो अपने आप को? बहुत बड़े डॉक्टर हो तो किसी के साथ कैसा भी बिहेवियर करोगे। जब इच्छा हुई हंसी मजाक किया और जब चाह विमुखता दिखा दी। मेरा स्वर भीग गया। अनु, हम सभी को तेरी पीड़ा का अंदाज़ा था, मगर मेरी बहन राहुल ने तुझे नज़रअंदाज किया। तभी तू अपने को मन को, अपनी भावनाओं को समझ सकी, अपने प्यार को पहचान सकी। स्नेह से मेरे गालों को थपथपा कर बाहर चली गई। कमरे में सिर्फ मैं और राहुल रह गए। आंखों में असीम प्यार का सागर समेटे हुए एकटक मुझे निहार रहा था। यकायक वह मेरे करीब चला आया। मेरा हाथ थामकर बोला, आई एम सॉरी अन्नू, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। किंतु देखो ना, कुछ दिनों की पीड़ा ने तुम्हारे मन की इच्छा पूरी कर दी। तुम्हारी प्रेम विवाह की इच्छा थी ना, अब तो तुम मुझसे प्रेम करती हो। मेरे गाल लाल हो उठे। किंतु तुम शिकागो सिर्फ 1 माह के लिए। उस दिन तुमसे कहा था ना, भगाने के लिए लड़की का खूबसूरत होना ज़रूरी है। आज तुम्हें भगा ले जाने का मन कर रहा है। मैंने प्रणय की परिधि में कैद होकर तुम बहुत खूबसूरत जो हो गई हो। राहुल की गर्म सांसों की आँच मेरी रूह को पिघला रही थी। मैंने उसके सीने पे अपना सिर छुपा दिया। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़, इसमें कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। इस आशा के साथ धन्यवाद।